आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को बिना समय को वेस्ट करते हुए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर, ये जो शब्द है पिस्टिलेट, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो याद रखना बाबू, ऑप्शन ए क्या है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, ऑप्शन बी है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ऑप्शन सी है बाइसेक्सुअल फ्लावर और ऑप्शन डी है स्टेमिनेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे थे, लेक्चर 1 ले रहे थे, तो तुमको बताया था हमारे पास इस तरह से क्या होता है भाई, इस तरह से हमारे पास क्या होता है बाबू, ये सेपल हो गया है ना, फिर उसके बाद कलर्ड पार्ट होता है जिसे हम लोग पेटल कहते हैं, क्लियर। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, पिस्टिल होता है। इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग पिस्टिल कहते हैं, क्लियर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो ये जो पिस्टिल शब्द है ना, पिस्टिल शब्द इसी से आया है पिस्टिलेट। क्या आया है, पिस्टिलेट। इसी फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं। तो पिस्टिलेट क्या हो गया, ये फ्लावर देख के बताओ, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? इसमें एक सेक्स है या दो सेक्स है? सर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो सेक्स है वो क्या है, एक है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन है, फीमेल है। सेक्स का मतलब होता है मेल या फीमेल, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है। डैट्स वाई ये जो फ्लावर है तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि इस फ्लावर में क्या दिख रहा है, पिस्टिल दिख रहा है, इस वजह से इस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो ये जो टर्म है पिस्टिलेट, यानी कि जो शब्द है पिस्टिलेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बोलो मेरे साथ साथ, जो टर्म है पिस्टिलेट उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसके इस्तेमाल किया जाता है भैया यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए। किसके लिए बाबू, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए। आई होप आपके लाइब्रेरी में ये सेट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, इनमें से आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बताना है, यानी कि एन बताना है। एन कौन है? जाइगोट क्या होता है सर, जाइगोट तो डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है। ओवम की बात करें तो ओवम गैमेट्स है, यानी कि हैप्लॉइड होगा। गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूरा पढ़ना, क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूरा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ओवम हैप्लॉइड ऑप्शन बी भरेंगे ओएमआर में और निकल जाएंगे, और यहाँ पे वो गलती कर देते हैं। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है। देखो ओवम जो है वो गैमेट्स है, इस वजह से वो हैप्लॉइड हुआ, और गैमेट्स भी हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आवर राइट आंसर। क्लियर है? क्या पूछा था हमसे कि कौन है जो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में हमारा आंसर क्या चल जाएगा, बोथ बी एंड सी। और जाइगोट जो है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय, ये जो पार्थेनोजेनेसिस शब्द है, ये जो पार्थेनोजेनेसिस शब्द है, इसे किसने दिया? बोवरी साहब ने, सटन साहब ने, जॉनसन साहब ने, या फिर ओवेन साहब ने? तो आपको ये डायरेक्ट याद करना होगा कि ओवेन साहब ने, ओवेन नाम के साइंटिस्ट थे है ना, तुम्हारे चचा थे ओवेन, और उन्होंने क्या दिया, पार्थेनोजेनेसिस शब्द को दिया है ना। अपने चचा का नाम से याद रखना, ओवेन चचा पार्थेनोजेनेसिस दिए थे। अच्छा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम, किस तरह का बाइनरी फिजन पारामीशियम में देखने को मिलता है? तो बाइनरी फिजन क्या होता है, पहले इसके ऊपर बात कर ले क्या। बाइनरी फिजन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो नया ऑर्गेनिज्म बनाता है अपने जैसा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये बाइनरी फिजन तुमको अमीबा में, यूग्लिना में, पारामीशियम में, लेस्मानिया में, इन चारों में देखने को मिलता है। फिर से सुनो, अमीबा में, पारामीशियम में, यूग्लिना में, लेस्मानिया में। अमीबा में एनी प्लेन, अमीबा में किसी भी प्लेन से हो जाएगा। पारामीशियम में ट्रांसफर्स हो जाएगा, बोलो मेरे साथ साथ, पारामीशियम में ट्रांसफर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है। पारामीशियम में कैसा होगा बाबू, ट्रांसवर्स हो जाएगा। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल, 2025 में ये आ सकता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऐसे। तो अमीबा में एनी प्लेन से, मतलब किसी भी प्लेन से हो सकता है बाइनरी फिजन। पारामीशियम में तुम्हारा ट्रांसवर्स होता है, यूग्लिना में तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्लियर? तो ये सब में तुमको क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। एक बात और याद रखना, मल्टीपल फिजन अमीबा में देखने को मिलता है। मतलब बाइनरी फिजन भी अमीबा में देखने को मिलेगा और मल्टीपल फिजन भी, लेकिन मल्टीपल फिजन अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो और इसका आंसर करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था, विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर इन पारामीशियम, किस तरह का बाइनरी फिजन देखने को मिलता है पारामीशियम में? बताओ, तुम ही बताओ, कमेंट में बताओ कौन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? अभी आपने बताया सर ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमको देखने को मिलता है पारामीशियम में।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, अनियन में क्या होगा भाई, अनियन कैसे प्रोपेगेट होता है, लीव्स के द्वारा, राइजोम, सीड या फिर बल्ब। तो याद रखना अनियन का क्या हो जाएगा तुम्हारा, बल्ब हो जाएगा। बल्ब दो चीज में देखने को मिलता है, बल्ब का सीधा एग्जांपल याद रखना है बाबू, बल्ब का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब का एग्जांपल सीधा याद रखना अनियन और गार्लिक। बल्ब का एग्जांपल क्या याद रखना है, अनियन और गार्लिक। ये तुम्हारा क्या होता है, इसमें बल्ब देखने को मिलता है। अनियन और गार्लिक में क्या होता है, बल्ब होता है। इसका एग्जांपल सीधा याद रखना, ऐसे याद करना, बल्ब अनियन गार्लिक, बल्ब अनियन गार्लिक, बोलो मेरे साथ साथ, बल्ब अनियन गार्लिक, ऐसे एक साथ याद रखिएगा ना। जैसे ही बल्ब आएगा वैसे ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा अनियन गार्लिक, तो बल्ब अनियन गार्लिक ऐसे याद रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन, आइसोगैमेट्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आइसोगैमेट्स को ही हम लोग होमोगैमेट्स कहते हैं, आइसोगैमेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो आइसोगैमेट्स को ही भैया हम लोग होमोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स कहते हैं। और होमोगैमेट्स का मतलब होता है जब जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, यानी देखने में क्या हो, सिमिलर हो, वैसे गैमेट्स को हम लोग होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स कहते हैं। और इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लैडोफोरा। आइसोगैमेट्स जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, क्लैडोफोरा में देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन गैमेट्स, ह्यूमन गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम होगा। नॉर्मली अगर ह्यूमन सेल में बात करें तो कितना क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, जो कि डिप्लॉइड सेल में, किस सेल में भैया, तो डिप्लॉइड सेल में। अब हम लोग बात करते हैं हैप्लॉइड सेल में, तो हैप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा 23, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 क्रोमोसोम आपको ह्यूमन गैमेट्स में देखने को मिलता है। कितना क्रोमोसोम बाबू, 23 क्रोमोसोम आपको ह्यूमन गैमेट्स में देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बात कर लेते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि कौन हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल याद रखना, कितना एग्जांपल याद रखना सर, 4 एग्जांपल याद रखना हर्माफ्रोडाइट का। कौन कौन सा, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, और बोलो मेरे साथ साथ, याद है ना, पढ़े हुए, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज, लीच। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, किसका, हर्माफ्रोडाइट का। हर्माफ्रोडाइट का ये 4 एग्जाम्पल है। तो और देखते हैं क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट, कौन जो है इसमें हर्माफ्रोडाइट है, हेन, स्नेक, बोथ एंड बी या अर्थवॉर्म। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो हमारा हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है भैया, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है भाईजान बाइसेक्सुअल एनिमल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है मेरे भाई, क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मूव करने से पहले 1 मिनट हमको दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बाइनरी फिजन अकर इन, यानी कि बाइनरी फिजन जो है वो हमको कहां देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया आपको बाइनरी फिजन का एग्जांपल, 4 एग्जांपल बताया, अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना और लेशमानिया। अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना और लेशमानिया, ये 4 एग्जांपल आपको बाइनरी फिजन का याद रखना है। तो बाइनरी फिजन अकर इन कहां देखने को मिलेगा, अमीबा में बिल्कुल, आगे देख लेते हैं, पारामीशियम में बिल्कुल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी फिजन हमको अमीबा में भी देखने को मिलता है और पारामीशियम में भी देखने को मिलता है, यानी अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है और पारामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है। क्लियर है यहां तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ए ओवम, बी एंडोस्पर्म, सी जाइगोट, डी ऑल ऑफ दिस। इसमें से कौन आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओवम, एंडोस्पर्म, जाइगोट या ऑल ऑफ दिस। ओवम क्या है होता है सर, ओवम तो गैमेट्स होता है, क्या होता है, गैमेट्स, और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। याद रखना मेरे बात को, मेरे लाइन को याद रखना, गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि गैमेट्स जो है होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसे हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और क्रोमोसोम का नंबर जो है उसमें क्या होता है, हाफ होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ओवम जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज गैमेट। जाइगोट जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। एंडोस्पर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोस्पर्म जो है वो तुम्हारा ट्रिप्लॉइड होता है, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इसमें कौन तुम्हारा क्या है, कौन तुम्हारा डिप्लॉइड है। क्वेश्चन का नंबर देना है और उसका आंसर कमेंट में लिख देना है, दम
ईमानदारी से करो, कॉपी पेन लेके बैठो और उसको बनाओ और उसके बाद जो आंसर है उसको कमेंट में सेंड कर दो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जाइगोट है, ओवम है, एंडोस्पर्म है या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट। जाइगोट जो है वो हमारा क्या है, डिप्लॉयड है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ईस्ट प्रोड्यूस बाय मींस ऑफ। ईस्ट में क्या देखने को मिलता है सर, ईस्ट में क्या देखने को मिलता है, बर्डिंग देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, पॉलिनेशन या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी देखने को मिलता है। तो ईस्ट में भैया बर्डिंग होता है, हम लोग सर पढ़ चुके हैं कि बर्डिंग जो है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। और इसके अलावा कहाँ होता है, बर्डिंग का याद रखना भाई, बर्डिंग का याद रखना है। बर्डिंग किस में देखने को मिलता है, बोलो, अरे बोल दो क्या पढ़ रहे हो। बर्डिंग किस में देखने को मिलता है, ईस्ट और हाइड्रा में। भैया बोल तो देंगे लेकिन आप सुनवे नहीं कीजिएगा, अरे कमेंट में बोल दो। बर्डिंग जो है ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलता है, समझ में आया बात, कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है बर्डिंग। और यहाँ दोनों जगह जो बर्डिंग है वो एक्सोजीनस होता है, यानी कि जो बर्ड्स है वो बाहर की तरफ बनते हैं। याद रखना, जो बर्ड्स है वो कहाँ बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन तुमको स्पाइरोगाइरा, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल क्या याद रखना है भाई, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखना है स्पाइरोगाइरा। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जाना पॉलिनेशन कहलाता है। बोलो मेरे साथ साथ, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बडिंग। और ये बडिंग जो है कहाँ होता है, ईस्ट में और हमारे हाइड्रा में होता है। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिंजर में क्या होता है, तो जिंजर का याद रखना बाबू, डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना, डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना, राइजोम जिंजर टर्मरिक, राइजोम जिंजर टर्मरिक, राइजोम जिंजर टर्मरिक, ऐसे ही याद रखना है, राइजोम जिंजर टर्मरिक। अब जो अंग्रेज लोग हैं उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनका चक्कर, तुमको अपने भाषा में याद रखना है, राइजोम जिंजर टर्मरिक, राइजोम जिंजर टर्मरिक। उनको अजीब लगता होगा, अजीब लगेगा तो जाइए, राइजोम जिंजर टर्मरिक है ना, राइजोम जिंजर टर्मरिक, ऐसे ही याद रखना, राइजोम जिंजर टर्मरिक। एक लाइन में, बल्ब अनियन गार्लिक, बल्ब अनियन गार्लिक, ऐसे बल्ब दिखेगा, अनियन गार्लिक दिमाग में आएगा, राइजोम दिखेगा, जिंजर टर्मरिक दिमाग में आएगा, जिंजर दिखेगा, राइजोम दिमाग में आएगा, टर्मरिक दिखेगा, राइजोम दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे जिंजर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और रूट, बल्ब या ट्यूबर ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 13 बात करते हैं, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड इनमें से किस में होगा, एल्गी में, ब्रायोफाइट में, फंजाई या फिर ऑल। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एल्गी तो तुम्हारा हैप्लॉइड है, ठीक है, ब्रायोफाइट भी तुम्हारा हैप्लॉइड होता है इसका प्लांट बॉडी। फंजाई जो है वो प्लांट नहीं है, फंजाई जो है वो प्लांट नहीं है, फंजाई एक अलग ग्रुप है, एक अलग किंगडम है ना। फंजाई जो है तुम्हारा एक अलग किंगडम है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांट्स को, एनिमल को डिवाइड कर देते हैं। मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांट को, एनिमल को डिवाइड कर देते हैं। फंजाई जो है एक अलग किंगडम है, प्लांट एक अलग किंगडम है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उस तरह से बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हमको राइट आंसर क्या लेना होगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज लेना होगा, क्योंकि फंजाई भी हैप्लॉइड ही होता है लेकिन फंजाई प्लांट्स नहीं होता है। बट ऑप्शन उस तरह से क्रिएट है तो हमको क्या लेना होगा, ऑप्शन नंबर डी लेना होगा। ऐसे एल्गी भी हमारा हैप्लॉइड होता है और ब्रायोफाइट का भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन 14 के ऊपर मूव करते हैं, द ईस्टर साइकिल इज पोजेस्ड बाय फीमेल एनिमल। ईस्टर साइकिल कहां देखने को मिलेगा, मंकी, ह्यूमन, काउ, बोथ एबव। देखो याद रखना बाबू, मंकी हो या फिर ह्यूमन हो, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। इनमें कौन सा साइकिल रन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है और जो तुम्हारा ईस्टर साइकिल है वो तुम्हारा नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काउ। ना क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, स्टार फिशेस में, शार्क्स में, बोनी फिशेस में या फिर एम्फीबियंस में। तो याद रखना बाबू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है तुम्हारा वो शार्क्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, शार्क में तुमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे वहाँ पे वो कहता है कि फिशेज एंड एम्फीबियंस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिशेस और एम्फीबियंस जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स दिखाते हैं। दैट्स वाई हम कहेंगे कि शार्क में जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।
क्वेश्चन 16 के ऊपर बात करें तो कह रहा है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने बाबू, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये सीधा का सीधा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दे दिया है कि जब कोई बच्चा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बनता है तो उसे हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेरे बात को गौर से सुनो, जब कोई बच्चा यानी व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब कोई बच्चा सिंगल पेरेंट से बने, किससे बने बाबू, सिंगल पेरेंट से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सीधा का सीधा तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दे दिया है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो यस यस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना, और नहीं होता है तो नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना कमेंट में। Now 17 क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स बिलोंग टू, एम्फीबियंस जो है प्लांट्स में कौन होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई या फिर टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। क्लियर है, ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या आप लोगों को एम्फीबियंस का मतलब क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मेरे बात को गौर से सुनिएगा। एम्फीबियंस का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, यानी कि एक्वेटिक भी हो और टेरेस्ट्रियल भी हो, यानी कि जमीन पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। क्लियर है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। और ब्रायोफाइट जो है तुम्हारा क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट एनिमल, कह रहा है इसमें से हर्माफ्रोडाइट कौन नहीं है। तो टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच, ये तीनों तो हमारा हर्माफ्रोडाइट है। कौन नहीं है सर, तो हमारा हॉर्स फ्लाई जो है वो हर्माफ्रोडाइट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन, इसमें से क्या पॉसिबल है माइक्रो प्रोपेगेशन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी बोथ ए एंड बी, और डी में कर लो नन ऑफ दिस। डी यहाँ पे एब्सेंट है तो डी में कर लो क्या, नन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। तो तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होता है माइक्रो प्रोपेगेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 20 कह रहा है ओवी पैरस आर, ओवी पैरस कौन होते हैं भाई, हेन है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है या ऑल ऑफ दिस। ओवी पैरस और वीवी पैरस का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओवी पैरस का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अंडा देता हो, और वीवी पैरस का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चा देता हो। तो ओवी पैरस कौन है, मुर्गी है, सांप है, क्रोकोडाइल है, ये सब है। तो याद रखना बाबू तुम्हारा ओवी पैरस कौन है, हेन है। कौन है, हेन। हेन जो है तुम्हारा क्या होता है, ओवी पैरस होता है। याद रखना ओवी पैरस जो है तुम्हारा कौन है, हेन है। क्लियर, एक बार यहाँ ऑल ऑफ दिस पे रीचेक कर लेना क्योंकि बहुत दिन हो गया ये पढ़ाए। अच्छा 21 अगर देखते हैं तो 21 में क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज के फॉर्मेशन हो उसके शब्द के आगे जेनेसिस लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जेनेसिस। मान लो अगर स्पोरोजेनेसिस है तो मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मूला। गुरुजी चटिए मत, हम समझ गए। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण यानी कि फॉर्मेशन, अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तो वो क्या कहलाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन कहलाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 22 कह रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को, 1 दिसंबर को, 29 नवंबर को, और तुम्हारा नन। तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Now which of the following is not responsible for vegetative propagation of plant, कौन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। याद रखना बाबू कभी भी एनिमल जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करेगा, कभी भी एनिमल जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करेगा। तो आइए इसमें एनिमल को ढूंढते हैं। ऑफसेट जो है हमारा, ऑफसेट जो है वाटर हयासिंथ देखने को मिलता है प्लांट, राइजोम जिंजर टर्मरिक, बल्ब अनियन गार्लिक, जेम्यूल्स जो है वो तुम्हारा स्पॉन्ज में बनता है, किस में बनता है, स्पॉन्ज में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और स्पॉन्ज क्या है सर, स्पॉन्ज पॉरीफेरा है। स्पॉन्ज क्या है, पॉरीफेरा। अब कुछ बच्चा बोलेगा पॉरीफेरा क्या है, तो पॉरीफेरा एनिमल है। पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा एनिमल है। पॉरीफेरा तुम्हारा एनिमल है। क्लियर है।
तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिफर्ड टू एज टेरर ऑफ बंगाल। इसमें से किस प्लांट को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं? वही टेरर ऑफ बंगाल जिसके वजह से मछलियां मरी थी, वही टेरर ऑफ बंगाल जिसे हम लोग वाटर हयासिंथ कहते हैं, वही टेरर ऑफ बंगाल जिसे हम एकॉर्निया भी कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाटर हयासिंथ। वाटर हयासिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्लियर है? टेरर ऑफ बंगाल हम लोग और किसे कहते हैं? बोलो। वाटर हयासिंथ को। किसको कहते हैं भाई? वाटर हयासिंथ को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Now क्वेश्चन 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड। इसमें से कौन ऐसा सेल है जो कि हैप्लॉइड है? ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या जाइगोट। याद रखना ऊगोनिया जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ऊगोनिया जो है तुम्हारा वो क्या होता है बाबू? डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी oocyte भी सर क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट सर तो कई बार पता है कि डिप्लॉइड होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी oocyte हमारा हैप्लॉइड होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही सेकेंडरी oocyte जब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें पढ़ोगे oogenesis वाले टॉपिक में कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है, तो यही सेकेंडरी oocyte निकलता है जो कि क्या होता है? बोलो। जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? अरे जल्दी बोल भाई। हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। चलो क्वेश्चन 26 के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में या 50 से 100 साल में कौन सा है यहाँ पे जो कि रिप्रोड्यूस करता है? एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है कि जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर और लाइफ टाइम में कौन रिप्रोड्यूस करता है? तुम्हारा बम्बू। कौन करता है? बम्बू स्पीसीज। याद रखना, बम्बू स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। बम्बू स्पीसीज जो है वो फ्लावर देता है अपने पूरे जीवन काल में एक बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें से कौन पार्ट नहीं है माइक्रोस्पोरेंजियम का? अगर आप चैप्टर 2 पढ़ रखे हैं तो चैप्टर 2 में और पढ़ भी रखे होगे यार, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है, खत्म है, अगस्त आने वाला है ना। अभी तुमको कम से कम 6 चैप्टर में होना चाहिए, ये तो सेकंड चैप्टर का है। और अगर अभी भी चाहते हो कि अभी सर अभी कुछ बता दीजिए, अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मेरे से क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ले लो या फिर कमेंट में बोलना, हम तुमको सेंड कर देंगे और वहाँ से फिर हम तुमको बताएंगे कि कैसे कैसे तुम आगे अब मूव कर सकते हो। अभी से भी स्टार्ट तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। अब एक दिन पहले मत जाग लेना, ये मोटिवेशन वाला लाइन सुन के, है ना। ये तो फकड़ी भी होता है कभी कभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है? चैप्टर 2 में पढ़ाया जाता है। जब हम लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब जब हम एंथर को काट के देखते हैं, है ना, तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। इस तरह से देखने को मिलता है ना। इस पूरे पार्ट को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इस पूरे को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस पूरे पार्ट को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें सबसे बाहर जो लेयर होता है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। गौर से सुनोगे। सबसे बाहर जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बीच वाले को कहते हैं एंडोथीसियम। बीच वाले को क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। अच्छा, उसके बाद एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, उसके बाद तुम्हारा आता है मिडल लेयर। क्या आता है? मिडल लेयर। और इस मिडल लेयर के नीचे होता है टेपेटम। मिडल लेयर के नीचे क्या होता है? टेपेटम। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, देन टेपेटम। क्लियर है? और ये पूरा स्ट्रक्चर तो देख रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट कौन नहीं है? तुम्हारा एंडोथीसियम नहीं है, एंडोथीसियम तो है सर। टेपेटम नहीं है, टेपेटम भी है सर। एपिडर्मिस नहीं है, एपिडर्मिस भी है सर। माइक्रोपाइल, हाँ माइक्रोपाइल तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं होता है। माइक्रोपाइल जो है वो ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग होता है ना। चलो, जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, उसी रीजन को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। चैप्टर 2 में पढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट। कौन सा सेल जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है एंजियोस्पर्मिंग प्लांट में? 2024 में आया हुआ सवाल है। वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर, मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर। तो जो हमारा जेनरेटिव सेल होता है बाबू, वो क्या करता है? डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। 2 मेल गैमेट्स बनाता है। इस तरह से हमारे पास होता है सेल्स। क्लियर है? ये जेनरेटिव सेल है, मान लो ये क्या है हमारा? जीसी है, ठीक है।
तो ये जीसी क्या करेगा, डिवाइड करेगा और साथ ही साथ 2 मेल गैमेट बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, 2 मेल गैमेट फॉर्म। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर बैच लेना चाहते हो तो हमको कॉल करना है। क्लियर? नंबर सर क्या है, नंबर ले लो 8340466335, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। क्वेश्चन 28 हो गया ना। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एग एपरेटस, इसमें से कौन जो है एग एपरेटस से एसोसिएटेड नहीं होता है। एग एपरेटस का मतलब समझ में आता है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद है आप लोग को, ये तुम्हारा एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है, इधर सिनर्जिड, और बीच में तुम्हारे पास क्या होता है, एग होता है। सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस भी होते हैं। तो ये तुम्हारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, सिनर्जिड प्लस एग प्लस फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सब मिलकर कहलाता है एग एपरेटस। ये सब मिलकर क्या कहलाता है बाबू, ये सब मिलकर कहलाता है एग एपरेटस कहलाता है, एग एपरेटस कहलाता है, ये सब मिलकर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एग एपरेटस, इसमें से कौन है जो एग एपरेटस से जुड़ा हुआ नहीं है। सिनर्जिड तो जुड़ा हुआ है सर, अभी बताया। एग भी जुड़ा हुआ है, एंटीपोडल सेल्स और फिलीफॉर्म एपरेटस भी जुड़ा हुआ है। तो कौन नहीं जुड़ा हुआ है भाई, तो एंटीपोडल सेल, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 कह रहा है, स्क्रूटेलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड, ग्रास के सीड में जो स्क्रूटेलम प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वो आपका कॉटिलिडन कहलाता है। कहाँ गया भैया, वो आपका क्या कहलाता है, कॉटिलिडन कहलाता है। याद रखना, जिस सीड में कॉटिलिडन एक होगा वो मोनोकॉट, जिसमें 2 होगा वो डाइकॉट। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30